हेलो बच्चों। केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 के चैप्टर डी और एफ ब्लॉक तत्वों को पढ़ रहे हैं। आज हम प्रथम संक्रमण श्रेणी को विशेष रूप से कंसिडर करते हुए संक्रमण तत्वों के कुछ भौतिक गुणों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डी ब्लॉक तत्वों का परमाणु आकार, एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, परमाणु आकार को परमाणु त्रिज्या के पदों में पढ़ा जाता है। परमाणु आकार का अर्थ होता है नाभिक से अंतिम कक्षा तक की औसत दूरी जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं। देखिए, यदि हम परमाणु को गोल आकार का मानते हैं तो नाभिक के चारों ओर तक का वह क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन है, इस औसत दूरी को परमाणु आकार कहा जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक तत्वों के परमाणु आकार की प्रवृत्ति। पहले हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं किसी संक्रमण श्रेणी में बढ़ते हैं, जैसे 3D श्रेणी में जब हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जैसे ही हम एक वर्ग को पार करके अगले वर्ग में आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, अर्थात नाभिकीय आवेश बढ़ता है और नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन साथ ही साथ डी उपकोशों में एक एक कर इलेक्ट्रॉन भी जुड़ते हैं, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। देखिए बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, यानी स्कैंडियम से जिंक की ओर चलते हैं, तो एक प्रोटॉन नाभिक में बढ़ जाने के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है और डी उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाने के कारण परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। अब देखिए, इन दोनों प्रभावों के कारण आकार में होने वाली कमी या वृद्धि बहुत स्पष्ट नहीं होती। जिस तरह से एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में ये क्लियर है कि जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो परमाणु आकार में कमी होती है, लेकिन डी ब्लॉक तत्वों में यह कमी एकदम अनियमित है, स्पष्ट नहीं है। देखिए, होता क्या है कि या तो परमाणु आकार में जो कमी होती है वो बहुत थोड़ी होती है, या फिर लगभग ये समान रहती है और कहीं कहीं ये बढ़ भी जाती है। चलिए हम इसे
3D श्रृंखला को उदाहरण के रूप में लेकर चलते हैं। आप जानते हैं कि 3D श्रृंखला में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक ये तत्व उपस्थित हैं। देखिए, जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक जाते हैं, या फिर आप इसके मध्य में मैंगनीज तक जाते हैं, तो हमें परमाणु आकार में स्पष्ट कमी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब हम मैंगनीज और आयरन को देखते हैं, यानी एकदम मध्य में आने के बाद जब हम अगले तत्व की ओर बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कमी अत्यंत ही छोटी है। मैंगनीज 127 और आयरन 126। देखिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंगनीज में अर्धपूरित डी उपकोषों के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट में वृद्धि हो जाना होता है। यदि आप मैंगनीज को देखेंगे तो यहां डी उपकोष 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। 2, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको यहां 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। एक इलेक्ट्रॉन हर एक डी कक्षक में उपस्थित होगा। तो ये जो एक अपवाद स्वरूप हमें स्थिति दिखाई दे रही है, ये मैंगनीज के पास होने वाले अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण है। अब देखिए, जब हम आयरन के बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकिल, अगर आप यहां देखते हैं तो ये डिफरेंस भी आपको बहुत अधिक दिखाई नहीं देगा। 126, 125, 124, ऐसा क्यों है? अब देखिए, जैसे ही आप मैंगनीज के बाद आगे बढ़ने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में एक एक कर वृद्धि होने लगती है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे आप परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं, ये बढ़ने लगता है। इसके कारण आकार में होने वाली कमी कम हो जाती है। इसके बाद जब आप कॉपर के पास पहुंचते हैं तो यहां पूर्ण पूरित डी उपकोषों के कारण आकार में परिवर्तन अपवाद स्वरूप हो जाता है। अब देखिए, आप देखेंगे कि यहां पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके कारण परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। और जिंक में आप देखिए, जिंक में तो आकार बढ़ ही गया, कम होने के बजाय आकार बढ़ गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके पास D10 यानी पूरी तरह से भरे हुए डी उपकोष और S2 पूरी तरह से भरे हुए S उपकोष के कारण उत्पन्न होने वाले अधिक परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या सीखा? जब हम किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो आकार में कमी होती है, लेकिन आकार में होने वाली ये कमी अनियमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आकार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम एक संक्रमण श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने लगते हैं तो सामान्य रूप से परमाणु आकार
बढ़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कक्ष होते हैं ऑर्बिट, इनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इनका नंबर, क्योंकि शेल्स बढ़ती चली जाती हैं, तो इसलिए आकार में भी वृद्धि होती है। लेकिन यहां भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो प्रश्न के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो 4D और 5D श्रृंखला के तत्व हैं, इनके आकारों में लगभग समानता होती है। जैसे जिरकोनियम जो कि 4D श्रृंखला का तत्व है और हॉफनियम जो कि 5D श्रृंखला का तत्व है, इनके आकार लगभग बराबर है और इसी के कारण इनके गुणों में भी काफी समानता पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण लैंथेनाइड संकुचन होता है। देखिए बच्चों, ये क्या चीज है? आप जानते हैं कि परिरक्षण प्रभाव S से P से D और D से F की ओर जाने पर घटता है। देखिए, यदि आप S कक्षकों में हैं, फिर P कक्षकों में हैं, फिर D कक्षकों में हैं, फिर F कक्षकों में हैं, तो परिरक्षण प्रभाव यहां घटता चला जाएगा। मतलब S कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव सबसे अधिक है, जबकि F कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम है। तो इस परिरक्षण प्रभाव के कम हो जाने के कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाता है। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है। इसके कारण जब हम 4D से 5D में पहुंचते हैं तो आकार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए, लैंथेनाइड संकुचन के कारण वो नहीं हो पाती। और यही वजह है कि लैंथेनॉइड संकुचन के कारण जिरकोनियम और हॉफनियम के गुण आपस में मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक तत्वों की आयनीकरण एंथैल्पी, यानी जो इनकी आयनन एंथैल्पी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं, एक बार आपको याद दिला देता हूं कि आयनन एंथैल्पी वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी गैसीय अवस्था में उपस्थित तटस्थ परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में खर्च होती है। देखिए बच्चों, यदि हमारे पास कोई गैसीय, न्यूट्रल और आइसोलेटेड परमाणु है, तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। अब देखिए, यदि हम इस आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति को देखें कि आवर्त में ये किस तरह से बदलती है और जो वर्ग हैं, वर्ग में ये कैसे बदलती है, तो आप एक बार इसको देखिए। देखिए, जब हम किसी श्रृंखला में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि हर बार एक प्रोटॉन नाभिक के अंदर जुड़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, जिसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। देखिए, ऐसा होने से क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा।
तो दो चीजें देखिए फिर यहां पर भी हो रही हैं कि नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है और परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो अब देखिए बच्चों, यहां आकार की तरह जिस तरह से आकार में अनियमित परिवर्तन हुआ था, आयनन एंथैल्पी में भी एक नियमित प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक तत्वों में आयनन एंथैल्पी का एक नियमित पैटर्न नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों? तो चलिए अब हम इस बात को समझेंगे। इसका आंसर आपको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो 3D श्रेणी है इसमें आयनन एंथैल्पी किस तरह से परिवर्तित होती है। देखिए, जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम की ओर जाते हैं तो ये बढ़ जाती है, लेकिन जब हम वैनेडियम में पहुंचते हैं तो ये टाइटेनियम की तुलना में घट जाती है। क्रोमियम में जाने पर ये थोड़ी बढ़ती है, फिर उसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट यहाँ तक बढ़ती है। फिर निकिल में इतनी नहीं बढ़ती, कॉपर में थोड़ी बहुत बढ़ती है और जिंक में ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो बच्चों, आपने देखा कि जब हम किसी श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी कभी बढ़ जाती है, कभी ये वृद्धि काफ़ी कम होती है, कभी ये घट जाती है और ये फिर से बढ़ने लगती है, यानी एक नियमित पैटर्न नहीं है। देखिए ऐसा क्यों होता है, अब हम इस बात को समझते हैं। देखिए, कॉपर और क्रोमियम, आप जानते हैं कि ये तो अपवाद हैं, क्योंकि यहां हाफ फिल्ड और यहां फुल फिल्ड डी सब ऑर्बिट होते हैं। यहां हाफ फिल्ड और यहां फुल फिल्ड सब ऑर्बिट होने के कारण आपको कुछ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए ऑब्वियसली इनकी जो आयनन एंथैल्पी है ये तो ज़्यादा होंगी। जिंक में भी यही किस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से भरा हुआ D10 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बहुत अधिक स्थायी है, तो इसकी आयनन ऊर्जा भी अधिक है। अब आप आयरन, कोबाल्ट और निकिल में देखिए, यहां एक बार हाफ फिल्ड होने के बाद डी सबऑर्बिट में दूसरे लेयर की इलेक्ट्रॉन्स का भरना आरंभ हो जाता है, यानी यहां पर पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण जो परिरक्षण प्रभाव है ये बढ़ जाता है और नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि आपको धीरे धीरे कम ऊर्जा देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अदरवाइज जैसे जैसे आकार घटेगा वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये प्रक्रिया है आयनन एंथैल्पी की। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात करना और आवश्यक है। देखिए बच्चों, यदि आप संक्रमण तत्व और जो सामान्य तत्व होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, यदि आप इनकी तुलना करें तो डी ब्लॉक तत्वों की आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि एस ब्लॉक तत्वों के साथ तुलना करने पर आकार
डी ब्लॉक तत्वों का कम होता है। लेकिन जब आप यही तुलना पी ब्लॉक तत्वों के साथ करते हैं तो पी ब्लॉक तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, क्योंकि पी ब्लॉक तत्वों का आकार डी ब्लॉक तत्वों की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा। देखिए अभी हमने सीखा था कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ने के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान घटने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 4f इलेक्ट्रॉन भरने वाले तत्वों में आ जाएंगे, यानी 5d सीरीज में, तो जितना आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए आयनन एंथैल्पी में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। तो सामान्य तौर पर जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है, लेकिन वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसका कारण लेंथेनॉइड संकुचन है। चलिए अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखिए बच्चों, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको पहले भी बताए थे कि n-1 d 1 to 10, ns 1 to 2 या फिर ns 0 to 2। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा इसलिए होता है कि कुछ तत्व अपवाद स्वरूप हैं जहां s इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो इसलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10, ns 1 to 2 या फिर n-1 d 1 to 10, ns 0 to 2 मानते हैं। देखिए यदि आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए बच्चों, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की हेल्प लेकर के आप बनाते हैं, तो आपको पता है कि 3D उपकोष से पहले 4s उपकोष भरना होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो 3D उपकोष है वो आपको तीसरी कक्षा में ही रखना है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, यदि हम स्कैंडियम 21 की बात करें तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3p6 पूरा हो जाने के बाद नंबर आएगा 4s2 का, जो कि आपको थोड़ा गैप करके लिखना है, और फिर यहां आपको भरना है 3d1। अब देखिए बच्चों, मैं यहां आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप गलतियां करने से बच जाएंगे। अब आप दो पॉइंट देखिए। देखिए पहला पॉइंट है कि ये जो 3D उपकोष में भरने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनको आप अंतिम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ब्लॉक तत्वों के आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन पहचानना है तो वो आपको डी उपकोष में मिलेगा। लेकिन अगर आप बाह्य इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं तो वो आपको 4s में मिलेंगे, यानी जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s में हैं।
और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है जो भरते समय आपने भरा वो 3D में है। आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, ये तो आपने दोनों उल्टी बात कह दी कि बाह्यतम 4s है और अंतिम 3D है। अब जब अंतिम 3D है तो बाह्यतम भी यही होना चाहिए। नहीं बच्चों, आपको इसी गलती से बचना है। देखिए, जब आप अंतिम इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं तो उसे 3D में तलाश कीजिए, लेकिन जब आपको कैटायंस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो आपको यहां से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने आरंभ करने हैं। तो यदि आपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिख दिया, यानी इस 3D1 को आपने यहां लिख दिया, तो आप जब कैटायन बनाएंगे तो आप अंतिम इलेक्ट्रॉन को ही बाह्यतम इलेक्ट्रॉन मानकर चलेंगे और आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे 3D में से, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस कैटायन के लिए गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब देखिए, इनमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आपने यहाँ 3D और 4s में देख लिए। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं ये सबके लिए कॉमन है। ये 18 इलेक्ट्रॉन सबके लिए कॉमन है, तो हम इनको एक साथ आर्गन कोर के नाम से लिख देते हैं। अब देखिए, ये जो आर्गन कोर है इसमें ये 18 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें आगे बस ये दो उत्कोष ही बनाने हैं। देखिए, स्कैंडियम 21 आर्गन कोर 3D1 और 4s2, यानी आप इसे इस तरह से बोलेंगे आर्गन कोर 4s2 3D1। टाइटेनियम के लिए आर्गन कोर 4s2 3D2, वैनेडियम के लिए 3D3। अब देखिए, आप जानते हैं कि क्रोमियम एक अपवाद है, क्योंकि ये अपने एक 4s इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना 5D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा कर लेता है, जिसकी वजह से ये एक अपवाद के रूप में माना जाता है। मैंगनीज में 3D5 4s2, आयरन में 3D6 4s2, कोबाल्ट में 3D7 4s2, 3D8 4s2। अब फिर आप आ जाइए कॉपर पर, ये भी एक अपवाद है। ये अपने एक 4s इलेक्ट्रॉन को D उपकोष में ले जाकर अपने आप को अधिक स्थायी कर लेगा। तो देखिए बच्चों, आपको अगर इस चैप्टर को आसानी से समझना है तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं ये आपको बनाने आने चाहिए। इनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए ताकि आप इनमें कोई भी गलती ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, 4D जो श्रृंखला है उसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4D में जाएगा और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 5s में होगा। अब देखिए, वो बात जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns0 to 2 क्यों हम लिखते हैं, वो इस पैलेडियम की वजह से लिखा जाता है। आप ध्यान दीजिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्रिप्टन कोर 4D10 है। आपको इसमें कोई भी s इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा। तो इसी कारण से हम डी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें हम लिखते हैं n-1 D 1 to 10 और ns
0 to 2, क्योंकि देखिए हमारे पास एक ऐसा तत्व भी है जिसके पास s इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। तो आप इसको याद भी रखिए कि जो पैलेडियम है 46 पैलेडियम, इसके पास 5s इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ये एक अपवाद के रूप में काम करेगा। तो देखिए इसी तरह से जो 5d हमारे पास सीरीज है, आप देखिए इसमें f इलेक्ट्रॉन्स भी आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका परिरक्षण प्रभाव कम हुआ था। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d में मिलेगा, जबकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 6s में मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और बातें देखते हैं। देखिए एक तो आप ये ध्यान रखिए कि कॉपर, क्रोमियम, कॉपर, नायोबियम, मोलिब्डेनम, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद के रूप में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप आगे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने की इच्छा रखते हैं तो आपको इनको स्पेशली याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो अपवाद हैं, नॉर्मल से अलग हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको कई तरह के प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। इसको भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। देखो बच्चों, जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये किसी तत्व की वह आवेशित स्थिति होती है जो वह यौगिक में बनाता है। यानी किसी यौगिक में जाने के बाद जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या प्राप्त कर लेता है, तो उसके पास जो आवेश की स्थिति उत्पन्न होती है उस समय उसको आप कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम अगर डी ब्लॉक और जो दूसरे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व हैं, यदि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में देखें तो एस ब्लॉक तत्व एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, जबकि जो पी ब्लॉक तत्व हैं उनके अंदर एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। डी ब्लॉक तत्वों में भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो देखिए हमारे सामने एक बात आई कि पी ब्लॉक तत्वों में और डी ब्लॉक तत्वों में एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन क्या इनमें कोई अंतर है? तो हाँ बच्चों, इनमें अंतर है। अब उस अंतर को आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि इनमें क्या अंतर है। देखिए पहला अंतर तो ये है कि डी ब्लॉक तत्वों में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसलिए आती हैं क्योंकि इनके जो N-1D उपकोष हैं और जो NS उपकोष हैं, इनकी ऊर्जाओं में आपको बहुत अधिक अंतर नहीं मिलेगा। ध्यान से आप समझिए कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं इनमें N-1D और NS उपकोषों की ऊर्जाओं में बहुत अधिक अंतर नहीं है। तो इन दोनों ही उपकोषों के इलेक्ट्रॉन आबंधन करते समय आबंधन की क्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके कारण ये एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। अब पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक में परिवर्ती ऑक्सीकरण
अवस्थाएं तो पाई जाती हैं, लेकिन उसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। देखिए होता क्या है कि पी ब्लॉक तत्वों में जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव घट जाने के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के कारण नाभिक बाह्यतम कक्षा के ns इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर लेता है और उनको बॉन्डिंग में भाग लेने से रोक देता है। इसका परिणाम क्या होगा कि जब आप वर्ग में ऊपर की तरफ होंगे उस समय तो S और P दोनों इलेक्ट्रॉन आबंधन करने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ पहुंचते हैं तो वहां ns इलेक्ट्रॉन आबंधन करने के लिए उपलब्ध नहीं होते। तो यही कारण है कि पी ब्लॉक में एक से ज्यादा प्रकार की आक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। देखिए बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि डी ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों में ही परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन उन दोनों में परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं बनने के कारण अलग अलग हैं। तो एक पॉइंट तो ये डिफरेंस का हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या डिफरेंस है। जब आप पी ब्लॉक में आक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि आक्सीकरण अवस्थाओं में जो अंतर पाया जाएगा वो 2 इकाई का होगा। जैसे +2 है तो +4 +6 2 इकाई का अंतर है, +1 है तो +3 +5 +7 2 इकाई का अंतर है। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों में आपको ये अंतर 1 इकाई का मिलेगा, जैसे +2 +3 +4 +5 1 इकाई का अंतर मिलेगा। तो ये 2 मेन डिफरेंस होते हैं डी ब्लॉक तत्वों और पी ब्लॉक तत्वों की परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाओं में। चलिए तो देखिए, हमने यहां 2 प्रश्नों के बारे में जानकारी करी। एक तो ये कि डी ब्लॉक तत्वों में परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं क्यों पाई जाती हैं। तो देखिए मैंने बताया कि इसका कारण है कि इनमें n-1 डी और ns कक्षाओं की ऊर्जा में बहुत अंतर नहीं होता। इसी कारण आप इन दोनों ही उपकोशों में से इलेक्ट्रॉनों को हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न आपने ये सीखा कि पी ब्लॉक तत्वों और डी ब्लॉक तत्वों की परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाओं में क्या अंतर है। चलिए अब हम इनसे संबंधित कुछ और बातें करते हैं। देखिए निचले समूह जैसे कि ग्रुप 3 से लेकर के और ग्रुप 7 तक के तत्व अधिकतम आक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी जैसे तत्व बहुत ही कम संख्या में आक्सीकरण अवस्थाएं दिखा सकते हैं। तो आपको ये तीसरी बात भी समझ में आई कि जो ग्रुप 3 से 7 तक के तत्व हैं ये ज़्यादा आक्सीकरण अवस्थाओं को दिखाते हैं, जबकि वर्ग 12 के जो तत्व हैं इनमें केवल सेलेक्टेड आक्सीकरण अवस्थाएं ही आपको मिलेंगी। चलिए हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो देखिए जो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम में +3 +6 +2 ये आक्सीकरण अवस्थाएं मिलेंगी। मैंगनीज में +2 +4 +7, आयरन में +2 +3, कॉपर में +1 +2, निकल में
+2 +3 +4 भी मिलती है, कोबाल्ट में +2 +3, वेनेडियम में +2 +3 +4 +5, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनमें पाई जाती हैं। ये वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जो ज़्यादा स्थायी हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं। हम देखिए बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बनता है कि जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, किसी भी संक्रमण धातु के पास जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, वो या तो उन यौगिकों में होगी जिनमें ऑक्सीजन है, या उन यौगिकों में होगी जिनमें हैलोजन है। ऐसा क्यों होता है? आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, अब आप इस पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए, जो हैलोजन है ये अत्याधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होने से क्या होगा कि ये ऋणात्मक, तो इससे क्या होगा कि ये प्रतिकर्षण के द्वारा ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। इनसे क्या होगा कि प्रतिकर्षण के द्वारा ये ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेंगी, और इस ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकती है। तो हैलोजन के साथ तो कारण ये है। जबकि ऑक्सीजन के अंदर टेंडेंसी होती है कि ये डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। हैलोजन्स विद्युत ऋणात्मक है और प्रतिकर्षण के जरिए अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकती हैं। तो इसलिए आमतौर पर जो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो आपको उन यौगिकों में मिलेगी जिनमें ऑक्सीजन या हैलोजन्स हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया? चलिए हम देखते हैं कि जो 3D श्रृंखला है, 3D श्रृंखला में तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। जैसे आप समझिए कि जो स्कैंडियम है, जो सबसे पहला तत्व है स्कैंडियम, ये केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही दिखाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि स्कैंडियम में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, इसका कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 21 स्कैंडियम को आप एक बार देखिए, ये होगा आर्गन कोर 3D1 4s2। तो देखिए बच्चों, जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालना स्टार्ट करेंगे तो पहले आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, जिससे 3D1 कंडीशन बचेगी। ये अपने आप में एक बहुत अनस्टेबल कंडीशन है, तो ये भी तुरंत अपने इस इलेक्ट्रॉन को खो देगी। और क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद स्कैंडियम आयन के पास उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। यानी अब स्कैंडियम आयन और आगे इलेक्ट्रॉन निकालने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि वो स्थायी हो चुका है। तो इसीलिए स्कैंडियम में केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसके बाद आगे वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दिखाता। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जो जिंक है, जिंक में केवल
+2 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों पाई जाती है, इसके बाद वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों नहीं दिखाता। तो देखिए बच्चों, यहां भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यही हमारे काम आएगा। देखिए जिंक 30 के पास आर्गन कोर है, 3D10 है और 4s2, ये कंडीशन इसके पास है। तो अब बच्चों जैसे ही जिंक अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ये फुल फिल्ड डी सब ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन है, अब जिंक और इलेक्ट्रॉन खोना नहीं चाहेगा, नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यही विराम लेते हैं। तो जिन पॉइंट्स को मैंने आपके सामने डिस्कस किया है आप उन्हें एक बार अच्छे तरह से समझ लें, और यदि आप चाहते हैं कि आप इन्हें अपने नोटबुक पर लिखना चाहें इन प्रश्नों को उत्तरों के साथ, तो आप वो कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में बेनिफिट होगा।